डाउट हो किसी को तो वो बताओ। समझ में आया? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल मतलब कॉलिनियर है तो इसका मतलब अगर हम Z2 को रोटेशन पॉइंट बनाएंगे तो एंगल पाई आ जाएगा, तो भी ये प्योरली रियल। अगर हम Z1 को रोटेशन पॉइंट बनाएंगे तो या तो 2 पाई या 0 लिखेंगे तो भी प्योरली रियल है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्वेश्चन चेक करो, अब 2 लाइन में आंसर बताओ। लिख लिया? अब देखो, अब खटाक के आंसर आएंगे सारे। आ रहा है नहीं आंसर? अब पढ़ो क्वेश्चन, अब तो ऑप्शन चेक हो जाएगा। अब तो चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है चेक? कौन सा ऑप्शन सही है? और ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आया ना? या तो एंगल 0 बन रहा है या एंगल पाई बन रहा है। बोलो अब कौन सा ऑप्शन सही है? चेक करो, चेक करके बताओ। रियल वाला कौन सा सही है? सी। कितने लोग समझ गए भाई? गुड। 46 हो गया? 46 कर लिया था ना? नो सर। अरे इक्विलेटरल वाला रिजल्ट तो लिखवाया था ना 46 में। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, कौन से पॉइंट है? Z1, 0 और Z2, तो इक्विलेटरल में रिजल्ट नहीं होता Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। अगर ये ओरिजिन है, वो रिजल्ट याद है? Z1 स्क्वायर पर Z2 स्क्वायर पर Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसमें 8.0 है। अच्छा, अब आपसे कहा गया है क्या कि Z स्क्वायर प्लस AZ प्लस B इक्वल टू 0 के रूट क्या है? Z1 एंड Z2। तो Z1 प्लस Z2 दे रखा है और Z1 Z2 दे रखे, तो क्लास में किया मुझे ऐसा याद आ रहा। और ये लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3Z1 Z2, यानी A स्क्वायर इक्वल टू 3B। ये तो क्लास हो जाना चाहिए था। क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। 46 के बाद 47 सेम, 48 हो गया, बताना है? डाउट। 48 अच्छा क्वेश्चन है, डाउट तो होना नहीं चाहिए और ठीक है। डाउट आया होगा तो क्यों आया होगा मैं समझ गया। आप अभी आर्ग्यूमेंट को आप फील नहीं कर पाए। देखो, आपको ये बताना है कि मॉड Z इक्वल टू 2 है। वैसे तो इस लाइन से कोई खास लेना देना है नहीं, फिर भी मान लेते हैं मॉड Z 2 है। ठीक है? Z1 Z2 Z3 वर्टेक्स हैं एक ट्रायंगल के। मान लेते हैं भाई Z1 Z2 Z3 एक ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। Z1 Z2 और Z3 मान लिए ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। अगर आप किसी तरीके से एक एंगल और दो साइड का रेशियो निकाल पाओगे तो ट्रायंगल में कमेंट कर सकते हो। अच्छा, आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। पहला स्टेटमेंट दिया है Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। नहीं, पहला Z2 यानी पहले में रोटेशन पॉइंट क्या है? Z1 है। ये फील आ रहा है कि नहीं? दोनों साइड अगर हम मॉडुलस ले लें तो यहां भी मॉडुलस आएगा। अरे हाँ, है ना? अच्छा, मॉड Z कितना दे रखा है? 2। तो ये मॉडुलस 1 हो जाएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। ये फील आया नहीं आया? मॉड Z अगर 2 है तो मॉड ऑफ Z माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ Z प्लस 2 1 होगा कि नहीं? गायब हो गया। अब तो फिर यहाँ बताने का मुद्दा ही नहीं बनेगा ना क्वेश्चन, फिर अलग से पूरा समझाना पड़ जाएगा। अच्छा, मॉड Z इक्वल टू 1 होता है तो Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 1 का मॉड 1 होता है, ये पता है? दोनों चीजें गायब है मतलब है? ना वो पता है ना ये पता है, ऐसा? चलो देखो, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो तुम लोग। अगर मॉड Z की वैल्यू 1 है और आपसे मैं इसका मॉड पूछूं तो क्या करोगे? Z इंटू Z बार 1 होगा भाई साहब। तो Z को 1 बाई Z बार लिख सकते हो कि नहीं? लिख दो। ऊपर आएगा Z माइनस 1, नीचे आएगा 1 बाई Z बार प्लस 1 का मॉड। अरे हाँ या ना? ये क्या बनेगा? Z माइनस 1 और ये क्या बनेगा? 1 प्लस Z बार और साथ में क्या आएगा? नहीं, मॉडुलस पे कोई कमेंट कर ही नहीं पाओगे, समस्या ये आ जाएगी। मत करो ऐसे। ठीक है, जान दो। मॉड Z इक्वल टू 2 का मतलब क्या समझते हो ये बताओ? Z लाइज ऑन अ सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस
जिसकी रेडियस 2 है और सेंटर, ये बात सब लोग समझते हैं। अच्छा ये पॉइंट 2 होगा और ये पॉइंट -2, इसकी सरकमफ्रेंस पे होगा z, ये होगा z -2 और ये होगा z+2। अरे हाँ है ना, दोनों के बीच का एंगल होगा π/2। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 अपॉन z+2 इज π/2। ये बात कितने लोग समझते हैं? ये सबको समझ में आती है? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। z1 - z2 अपॉन z1 - z3 अगर z -2 अपॉन z+2 के बराबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो उनका आर्ग्यूमेंट भी, उनका मॉडुलस भी, तो हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 - z2 अपॉन z1 - z3 इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 अपॉन z+2। z -2 अपॉन z+2 का आर्ग्यूमेंट है कितना? इसका मतलब इसका भी आर्ग्यूमेंट कितना है? इसका मतलब z1 पे कितना एंगल बनेगा? π/2। अरे हाँ है ना, इसका मतलब z1 z2 z3 को मिलाने वाला ट्रायंगल होगा कैसा? ठीक गया भाई, ऐसे कर डन। चलिए 48 के बाद अगला बताइए। 48 हो गया भाई, समझ गए कि नहीं? आगे बताओ आफ्टर दिस 48। ये स्टेटमेंट कहीं लिखा है? अगर z1 = z2 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 = आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा है। अगर z1 = z2 है तो यहां से आप ऐसे भी क्वेश्चन डील करते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 = आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 एंड मॉड ऑफ z1 = मॉड ऑफ z। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल थे, आपने इसकी कंडीशन ये लिखी थी कि रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो दोनों का आर्ग्यूमेंट और दोनों का मॉडुलस भी सेम होना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। सेम लॉजिक है, यहाँ भी वही लगाया है मैंने। क्या x1 = x2 एंड y1 = बस उसको देखने का तरीका अलग है, नहीं समझे? तो अगर z1 z2 के बराबर है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के बराबर है और मॉड z1 किसके बराबर है? मॉड z2। नोट करो, अगले डाउट पे आओ। लिख लिया? चलिए अगला डाउट आइए। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? 48 हो गया, 49 कर लिया। आप 49 कर लोगे, वैसे भी कर लिया होगा, वैसे आप ज्यादा जल्दी कर लो। क्यों? अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों का मॉडुलस होगा और दोनों के बीच का एंगल, और अगर मॉडुलस इक्वल है और एंगल सेम है तो ये स्क्वायर होगा। ये बात कितने लोग समझ पाए? भाई अगर आप ध्यान से ऐसे देखो तो क्या दिया हुआ है? z1 z2 z3 z4 सेम साइक्लिक ऑर्डर में, ऐसा है? हाँ, और z1 - z4 यानी ये मॉड और z2 - z3 दोनों सेम है। अरे हाँ है ना, और z1 पर एंगल कितना बन रहा है? 90। अरे हाँ है ना, तो ये रोम्बस रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बनेगा। क्योंकि अच्छा देखो ऐसा क्यों, आमने सामने की साइड सेम है और ये एंगल 90 है, तो स्क्वायर के लिए ये दोनों एडजेसेंट साइड सेम होनी चाहिए, तो रेक्टेंगल इज द राइट आंसर। ये समझ में आया z1 पे एंगल 90 क्यों? नहीं समझ में आया आर्ग्यूमेंट? z2 z4 z1, तो z1 पे 90 एंगल बन रहा है ना। चलो आफ्टर दिस 49 50 50 हो गया। 50 में भी सेम लॉजिक। 50 में आपसे कहा गया z1 - z3 अपॉन z2 - z3 इज 1 - i√3/2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों का मॉडुलस, इसका मतलब मॉड ऑफ z1 - z3 अपॉन मॉड ऑफ z2 - z3 1 होगा कि नहीं? क्योंकि इसका मॉड 1 है। इसका मतलब मॉड ऑफ z1 - z3 इक्वल टू मॉड ऑफ z2 - z3, यानी कि z1 की z2 से और z2 की z3 से डिस्टेंस सेम। पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा, अगर आप आर्ग्यूमेंट देखोगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका? z1 - z3 अपॉन z2 - z3, ये आर्ग्यूमेंट -π/3 होगा। इसका मतलब अगर ये आर्ग्यूमेंट -π/3 होगा तो बीच में आर्ग्यूमेंट 2π/3 हो जाएगा ये। अरे -π/3 रिवर्स में होगा ना, क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक में कितना बनेगा? 2π। अब ये दोनों मॉडुलस सेम है और ये एंगल 2π/3 है, तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। अगर अच्छा सोचो, यहीं पे अगर ये प्लस होता तो ये π/3 आता, तो ये राइट एंगल इक्विलेटरल हो जाता। नहीं समझे?
भाई दो साइड सेम, उनके बीच का एंगल π/3 तो इक्विलेटरल हुआ कि नहीं? बट दो साइड सेम तो हैं, बट उनके बीच का एंगल -π/3 आ रहा है। -π/3 का मतलब ट्रायंगल में एंगल कितना हुआ? 2π/3। नहीं समझे क्या बोल गया? देखो दो लाइनों के बीच का एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच में होता है, ये ध्यान रखिएगा आज के बाद। दो लाइनों के बीच का एंगल कभी पाई से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि लॉजिक नहीं है। कैसे सोचो, कॉमन सेंस। दो लाइनें आप ऐसे खींच लो, उनके बीच का एंगल या तो ये होगा या ये होगा, कॉमन सेंस से सोचो। हाँ है ना? ये वाला एंगल अगर ऑब्ट्यूज होगा तो ये वाला एंगल एक्यूट होगा, तो कभी पाई से बड़ा एंगल हो ही नहीं सकता। हाँ है ना? अब सपोज अगर एक्यूट है तब तो पॉजिटिव रिपोर्ट होगा ही। अगर कोई एंगल निगेटिव रिपोर्ट है तो इसका मतलब वो एंगल कौन सा रिपोर्ट किया गया? ऑब्ट्यूज। तो उसमें आप पाई ऐड करके उसको तुरंत वैल्यू में ले लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई डाउट? एंगल -π/3 है तो मतलब उन दो लाइन के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा एंगल वो तो π/3 ही होगा ना, तो इक्विलेटरल नहीं बनेगा। तो एडजेसेंट साइड इक्वल है। नहीं, एंगल का मैग्नीट्यूड π/3 नहीं है ना, एंगल का मैग्नीट्यूड -π/3। -π/3 का अपना सिग्निफिकेंस है ना लाइन में। मैंने अभी यही चीज तो समझाई ना। देखो तुम्हारा डाउट केवल उतना ही था, -π/3 तक सब लोग पहुंच जाते हैं। -π/3 लिखने के बाद हम इसका आंसर इक्विलेटरल लिखने की जिद करते हैं, क्योंकि गलत है। क्यों? -π/3 आपको ये बता रहा है कि ये जो एंगल है वो बेसिकली ऑब्ट्यूज वाला रिपोर्ट है, एक्यूट वाला नहीं। अगर ये एंगल एक्यूट वाला रिपोर्ट किया गया होता तो इसका आंसर π/3 लिया गया होता। -π/3 लिया ही नहीं गया होता ना, तो इसका मतलब ये एंगल ऑब्ट्यूज है। और दो लाइनों के बीच में अगर ऑब्ट्यूज एंगल -π/3 है तो वो बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज π/3 नहीं 2π/3। बस ये फर्क है, समझ गए? इसीलिए मैंने ये चीज आपको समझाई कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल आपको रिपोर्ट करना है स्ट्रेट लाइन में, तो या तो आप उसको 90 से बड़ा रिपोर्ट करोगे या आप उसको नेगेटिव साइन के साथ रिपोर्ट कर दोगे। दोनों चीजें सेम होती है ना। उसके कई लॉजिक हैं एक्चुअल में। जब आप दो लाइनों के बीच का एंगल निकालोगे स्ट्रेट लाइन में तो tan थीटा निकालोगे। tan थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव आती है ना, तो थीटा या तो इस क्वाड्रेंट में होता है या इस क्वाड्रेंट में होता है। इस क्वाड्रेंट में अगर वो निगेटिव आप थीटा निकालोगे तो वो -π/2 से 0 के बीच में आएगा, या फिर वो π/2 से पाई के बीच में आएगा। तो वही -π/3 जो कि एक्चुअल में 2π/3। समझ गया भाई? बस ये फर्क था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो आसान था, बट ये 2π/3 आपको कंफ्यूज कर ले गया होगा, वो करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है अब। लेकिन वो कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर -π/3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या लेना है? 2π/3। पाई से बड़ा एंगल ले नहीं सकते, है ना। दो लाइनों के बीच का एंगल, आज के बाद एकदम दिमाग में बात सेट कर लो, दो लाइनों के बीच का एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच में रिपोर्ट करते हैं, 0 से छोटा भी रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपका एंगल निगेटिव आया है तो इसका सिंपल मतलब है आपको उसमें पाई ऐड करके आंसर देना है। मतलब अगर आपका आंसर -30 डिग्री आ रहा है तो एक्चुअल में एंगल 150 डिग्री। खत्म। चलिए आगे बताइए। आफ्टर दिस 51 कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट होते हैं वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। तो आंसर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ सर 51 में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट होते हैं वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ जेड क्या आया होगा? बोलो। जेड आया होगा -α β प्लस अल्फा, या -α β प्लस अल्फा ओमेगा, या -α β प्लस अल्फा ओमेगा। अच्छा -α β में तो अंतर है। अल्फा 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 भी सेम है, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या बनाते हैं? इक्विलेटरल। तो ये तीनों पॉइंट भी क्या बनाएंगे? इक्विलेटरल। और वैसे भी आज के बाद ये दिमाग में सेट कर लीजिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट क्या बनाते हैं? समझ गए कि नहीं? तो ये तीनों पॉइंट क्या बनाएंगे? अच्छा अगर मान लो नहीं अभी भी डाउट आ रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तीनों लेंथ क्या होनी चाहिए? इसको Z1 मान लो, इसको Z2 मान लो, इसको Z3। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालो, Z2 माइनस Z3 निकालो, Z3 माइनस Z1 निकालो, तीनों सेम आ जाएंगे। हाँ है ना? वो भी ओके है, बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट क्या बनाते हैं? इक्विलेटरल। आप 52 अच्छा क्वेश्चन है। नहीं हो जाना चाहिए। अब वो चीज आप बार बार यूज कर रहे हैं लगातार। कैसे?
बताओ ना, सिमिलरिटी लगानी, सिमिलरिटी ट्रायंगल प्रूफ। के लिए एक की साइड ABC और दूसरी साइड नहीं, वर्टेक्स। वर्टेक्स हाँ, दूसरे के वर्टेक्स। BW है। हाँ। सर पहले ट्रायंगल के लिए AB साइड B माइनस हो जाएगी और BC हो जाएगी C माइनस B। C की वैल्यू पुट कर देंगे सर, तो जो वैल्यू आ जाएगी फिर CA निकाल लेंगे A माइनस C से, उसमें C की वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे तो दूसरी साइड निकलेगा ना चाहिए। सर। तो ये दोनों इक्वेशन तो C माइनस A अपॉन B माइनस A आ रहा था और दूसरी इक्वेशन से W माइनस U अपॉन B माइनस U भी आ रहा था। तो इससे सिमिलरिटी लग दोनों आर आर आ गए तो सिमिलर कैसे हो गए? सर रेशियो सेम है ना साइड से, रेशियो सेम हो गया साइड का। एबीसी रियल नंबर नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। एबीसी आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, पढ़ो क्वेश्चन। एबीसी कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, अब बता। सर मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, सब कुछ सेम आ गया। मॉडुलस सेम आ गया तो इसका मतलब साइड का रेशियो सेम आ गया। सिमिलर होने के लिए दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल भी सेम होना चाहिए। सिमिलरिटी भूल गए क्या? ऐसे एस सिर्फ दो साइड रेशियो सेम होने से सिमिलरिटी नहीं होती है, उनके बीच का एंगल भी सेम होना चाहिए। खैर, जो तुमने किया उससे एंगल भी सेम आ रहा है, क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो मॉड और आर्गुमेंट दोनों इक्वल होंगे ना। सही जगह पहुंचे हो, बट एनालिसिस गलत उठाए हो। काम सही किए हो तुम तो पता नहीं बहुत बड़ा था एकदम, कहाँ से जा रहे हो। चलो देखो क्वेश्चन में करना क्या था। एक ट्रायंगल बना रहा है एबीसी, अरे हाँ है ना, और एक ट्रायंगल बना रहा है यूवीडब्ल्यू। अच्छा, ये जो Z1 इक्वल टू Z2 का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये है, देखा। अब पहले वाले रिलेशन में अगर आप आओगे तो C माइनस ए इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ B माइनस ए आएगा, तो यहां से R की वैल्यू आती है C माइनस ए अपॉन B माइनस ए। दूसरे में आओगे तो W माइनस यू इक्वल टू आर V माइनस यू आएगा, यहां से R की वैल्यू आएगी W माइनस यू अपॉन B माइनस यू। दिखा? इसका मतलब C माइनस ए और B माइनस ए का जो रेशियो है वो W माइनस यू अपॉन B माइनस यू का रेशियो है। अपनी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका मॉड, पहला एनालिसिस, यानी कि W माइनस यू अपॉन V माइनस यू का मॉड सेम होगा, एंड आर्ग्यूमेंट भी। तो C माइनस ए B माइनस ए इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ W माइनस यू अपॉन V माइनस यू। अब U पर जो एंगल बन रहा है और A पर जो एंगल बन रहा है वो सेम है, क्वेश्चन में दिखाया अभी। अरे हाँ है ना। और इस साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर है, SAS। सिमिलरिटी होगी। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? अरे हाँ है ना। हो गया। अच्छा, इसी में कॉन्ग्रेंस कब हो जाते? अगर ये रेशियो 1 हो जाता, अगर ये रेशियो क्या हो जाता तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाते कि नहीं? 1 हो जाता, या एक साइड सेम हो जाती, एक साइड लेंथ क्या हो जाती? सेम। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी, दो साइड सेम और उनके बीच का एंगल सेम, तो ट्रायंगल तुरंत क्या हो जाते हैं? चलो कोई नहीं, सिमिलर तो समझ गए होगे, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका मॉड और आर्ग्यूमेंट इक्वल है। मॉड का मतलब इसका इसका रेशियो, इसका रेशियो बराबर है, और आर्ग्यूमेंट का मतलब बीच का एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ऐसे सिमिलरिटी। तुम यहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ के बाद ये दो एनालिसिस है ना, इसलिए ऐसा। चलो 52 के बाद आगे बताओ। 53 तो कर लिया होगा। Z1 Z2 Z3 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 कर लिया। अच्छा, सरकम सेंटर Z0 है। सरकम सेंटर पता है क्या होता है? सरकम सेंटर इसमें मिसिंग है एक्चुअली। हाँ, सरकम सेंटर एक्चुअल में इक्विलेटरल के लिए सरकम सेंटर और सेंट्रोइड सेम होते हैं। इक्विलेटरल के लिए सरकम सेंटर और सेंट्रोइड, तो वो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 होता है, बस उसी का यूज करना है। बताएं या कर लिया? नहीं हुआ होगा वैसे, हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था, कर लिया तो अच्छी बात है। अगर कर भी लिया होगा तो भी आधी इंफॉर्मेशन के साथ किया होगा क्वेश्चन। देखो क्या था, वैसे इसमें अभी डिटेल में एक चीज पढ़ानी है तो अभी आगे पढ़ा दूं उन्होंने। Z1 Z2 Z3 है ट्रायंगल, तो इसका जो सेंट्रॉयड होता है ना, सेंट्रॉयड, वो होता है Z1
प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। सेंट्रॉइड क्या होता है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। अच्छा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है और जो सेंट्रॉइड होता है वो दोनों एक ही जगह होते हैं। जहां O होता है वहीं G होता है ना। तो इसका मतलब जो G पॉइंट है बेसिकली Z0 है, वो यही हो गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। इसका मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना हो गया? 3Z। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर आप स्क्वायर ओपन करोगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आएगी 2 टाइम्स Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 ट्वाइस में, मतलब इज इक्वल टू 9 Z0 स्क्वायर आएगा कि नहीं बताओ? यहाँ तक पहुंच गए कि नहीं? आ गया 9 Z0 स्क्वायर। ओके हो? अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपने पढ़ा था कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके बराबर होता है? Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है? Z1 Z2। इसका मतलब ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 9 Z0 स्क्वायर। तो इसका मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके बराबर है? समझ गए कि नहीं? दो बातें थी क्वेश्चन में, समझ गए होगे? कोई डाउट हो तो बोलो। सर, हाँ बेटा पूछो। सरकम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर होता सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसे इन सेंटर कहते है इन सेंटर। हैं। चलिए 53 के बाद अगला बताओ। 54 बताना है? नहीं हुआ ये? देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस Z3 बाई 2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z2 इंटू 2। 2 का मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 और 2 का आर्ग्यूमेंट 0 होता है। ये तो बताने की जरूरत आई थिंक होगी, है ना। अब जरा ट्रायंगल में वापस आओ। अगर आप ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो ये Z1 है, ये Z2 और ये Z3 है, तो ये मिड पॉइंट क्या होगा? Z2 प्लस Z3 बाई 2। अरे हाँ, है ना। और ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। मिड पॉइंट को अगर सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे तो ये एंगल 90 होगा, है ना। अब बताओ किसके बीच का एंगल पूछा है? Z2 Z3 और Z1 एंड Z1 प्लस Z2 बाई 2, बीच का एंगल कितना है? कितना दिया है? 90। आंसर कितना हो गया इसका? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। चलिए 54 भी हो गया। और बताओ 55 दिया था? हो गया। कहाँ तक दिया था ये? 60। चलो 55 में लोकस है, लोकस आज की क्लास में थोड़ा पढ़ा देते हैं, फिर करना है डाउट डिस्कस कर देंगे, ठीक है। 54 तक सारे हो गए तो चलो 54 तक की बात हो गई खत्म। आज थोड़ा लोकस डिस्कस कर देते हैं, फिर ये सब क्वेश्चन एक बार फिर से अटेम्प्ट लेना तो हो जाएंगे, ठीक है ना। भेज देंगे। अब जरा अपने नोट्स में वापस आओ और अब हेडिंग डाल लीजिएगा, लोकस प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। लोकस प्रॉब्लम इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें हम सारे लोकस ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब। मतलब लोकस बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या लोकस कैसे होगा? एक आध लोकस आपने अभी पढ़े हैं, जैसे मॉड जेड इक्वल टू आर होता है तो जेड कहाँ लाई करता है? ओरिजिन को सेंटर मान के आर रेडियस सरकमफ्रेंस, वो लोकस ही है बेसिकली। मतलब लोकस का मतलब होता है लोकेशन ऑफ जेड फॉर अ गिवन इक्वेशन। लोकस का मतलब क्या होता है? लोकेशन ऑफ जेड फॉर गिवन इक्वेशन। मतलब जेड में आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जेड कहाँ होगा आपको वो बताना। समझ गए? या इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर आप समझे तो लोकस का मतलब होता है कि एक गिवन कंडीशन पे आपका जेड कैसे मूव कर रहा है। एक गिवन कंडीशन पे आपका जेड कैसे मूव कर रहा है, तो वो जो मूविंग पाथ होता है जेड का उसे हम कहते हैं लोकस ऑफ जेड। या मैंने दूसरी लैंग्वेज इससे पहले बोली थी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो ग्राफ होगा
उस ग्राफ पे ही जेड चल रहा होगा। अरे हाँ है ना, तो बस वही चीज है। जैसे देखो दो बातें थी, मॉड जेड इक्वल टू आर था, तो इसमें जेड कहाँ लाई करता है, मतलब जेड किस इक्वेशन को, किस डायग्राम को सेटिस्फाई करता है, एक सर्कल, आया ना। या इसका मतलब जेड जो है इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, जिसका सेंटर ऑफ ओरिजिन और रेडियस क्या लेते हैं, आर। इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे लाई करने वाला हर पॉइंट जेड होगा, ये बात ओके हो। या इसी को हम ऐसे बोलें कि हमें एक ऐसे जेड का पाथ डिसाइड करना है, मतलब हमें एक ऐसा जेड चाहिए जो जिस रास्ते पे वो चल रहा है वो पाथ क्या है, उसे हम लोकस बोलेंगे। अच्छा, जेड जिस रास्ते पे चल रहा है वो ये है कि जेड की हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस आर मेंटेन होनी चाहिए, मतलब जेड को ऐसे मूव करना है कि वो ओरिजिन से हमेशा कितनी डिस्टेंस पे हो। अब हमने जेड को यहाँ लिया और जेड को ऐसे मूव कराना है कि वो ओरिजिन से आर डिस्टेंस मेंटेन करे, तो इसका मतलब जेड हमेशा आर रेडियस के सर्किल पे ही आएगा ना। इसका मतलब इस केस में जेड का लोकस सर्किल हुआ, मतलब पाथ ट्रेस बाय जेड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, है ना। पाथ ट्रेस बाय जेड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, तो कंडीशन पे जेड किस पाथ को सेटिस्फाई कर रहा है, सर्कल को, इसीलिए जेड का लोकस क्या हो गया, सर्कल। यानी लोकस ऑफ जेड का मतलब हुआ पाथ ट्रेसिंग बाय जेड विद इन अ गिवन कंडीशन। लोकस ऑफ जेड का मतलब क्या हो गया, लोकस ऑफ जेड का मतलब हुआ पाथ ट्रेसिंग बाय जेड विद इन गिवन कंडीशन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जो भी कंडीशन दी हो उस कंडीशन में वो जेड क्या पाथ बना रहा है ये आप बता दो, समझ गए। अच्छा, अब होता क्या है, कई बार क्या होता है, कुछ चीजें अभी हम आपको डायरेक्ट बताएंगे जिसमें आप लोकस डायरेक्ट देख के ऑब्जर्व कर लिया करें, नहीं तो रास्ता ये होता है, जैसे इसी केस में देखो, अगर हमें एक जेड में इक्वेशन पता है, मान लो हमें एक जेड में इक्वेशन पता है और हमें उसको एक्स वाई में निकालना है, भाई अगर हमें एक्स वाई में इक्वेशन पता चल जाएगी तो हम बता देंगे ना पाथ क्या है। तो सिंपल रास्ता होता है कि इस इक्वेशन में जेड की जगह क्या लिख दो, एक्स प्लस आई वाई, तो आपकी पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, एक्स और वाई, ये आपस में कन्वर्जन होता है। अच्छा, अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हो तो x को लिख दो जेड प्लस जेड बार बाई 2 और y की जगह क्या लिख दो, जेड माइनस जेड बार बाई 2, तो आप यहां से यहां पहुंच जाओगे, समझ गए कि नहीं। तो जेड में इक्वेशन है तो आप उसको एक्स वाई में लिख सकते हो, और एक्स वाई में इक्वेशन है तो आप उसको किस में लिख सकते हो, जेड में, हाँ है ना। अब सोचो जेड को अगर एक्स वाई, किसी इक्वेशन में जेड को अगर एक्स प्लस आई वाई लिख रहे हो और उसी में जेड बार भी लिखा हुआ है, तो साइमल्टेनियसली जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। उसी में रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा है कहीं पे तो उसकी जगह एक्स लिख दोगे, उसी में कहीं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखा है उसकी जगह, क्योंकि जैसे ही आप जेड को एक्स प्लस आई वाई रखोगे तो बाकी चीजें तो जेड के हिसाब से ही ट्रेवल कर जाएंगी ना। नहीं समझे, कोई डाउट हो तो बोलो। तो अगर हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करके जेड निकालना है तो आज के बाद उसको सॉल्व करने का एक तरीका सिंपल है। जैसे मान लो आपने कहा एफ जेड इक्वल टू सी है, फाइंड आउट जेड, तो आप सीधे जेड को क्या रख दोगे, एक्स प्लस आई, तो पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स और वाई में। सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लोगे, तो एक्स की जगह एक्स रख दोगे, वाई की जगह वाई, तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड। नहीं समझे, अभी क्या समझे और चेक कर लेते, नोट करा थे क्या, हैं? फंक्शन चेंज हो गया ना, ये फंक्शन कुछ और होगा, ये फंक्शन कुछ और बन जाएगा। अरे देखो ना, जैसे मॉड जेड, अच्छा एग्जांपल देख लो, कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे ये था ना एग्जांपल देखो, मॉड जेड क्या दिया था, आर दिया था, जेड को क्या लिख दिया, एक्स प्लस आई वाई रख दो, मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई कितना आ गया, आर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कितना आ गया, आर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एक्स वाई में इक्वेशन आ गई ना। अब ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, नहीं है क्या, दोनों इक्वेशन अपने आप में अलग अलग चीजें है ना।
तो जैसे आप जेड को एक्स प्लस आई वाई रखोगे आपकी इक्वेशन साइमल्टेनियसली चेंज होकर दूसरी इक्वेशन बन जाएगी ना, तो सारी चीजें उसी इक्वेशन पे उसके हिसाब से आप डील करना स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझो? कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। चलिए अब जरा पैकेज में आइए। ये सब लोकस की प्रॉब्लम थी। लोकस से पहले एक जगह इक्वेशन थी, क्यूट ऑफ यूनिटी था क्या? ये था। सही था। ये तो करा दिए थे सारे। ये भी ये है। पहला क्वेश्चन दो, एक्सरसाइज 6। 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी बच्चे हुए आपको घर से करना। जैसे क्वेश्चन ये कहा गया कि फाइंड आउट नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पहले इक्वेशन में रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज 0 और मॉड जेड इक्वल टू a रूट 2, तो a पॉजिटिव है तो जेड की वैल्यू बतानी है। ध्यान से सुनो, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई, मान लिया, तो जेड स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy। तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो क्वेश्चन में कितना दिया है? 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर किसके बराबर दिया है? ये पहला रिजल्ट हुआ। अच्छा, मॉड ऑफ जेड दिया हुआ a रूट 2, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर दे रखी है। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है। जैसे आप ये रिजल्ट यहाँ रखेंगे तो 2x स्क्वायर कितना आएगा? 2a स्क्वायर। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस a। दिखा? अच्छा, मतलब y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस। तो z क्या हो जाएगा? प्लस माइनस a 1 प्लस i। अरे हाँ या ना, यही आपका आंसर। समझ में आया क्या किया? दोनों इक्वेशन x और y में निकाल के उनको सॉल्व कर लिया। बोलो भाई, तो ऐसे कितने पॉइंट आ गए? 4। बोलो। एक आया a प्लस ए आई, एक आया a माइनस ए आई, एक आया माइनस ए आई, और एक आया a माइनस ए आई। अरे 4 आंसर लिखें कि नहीं ये बताओ? एक है a प्लस ए आई, एक है a माइनस ए आई, एक है माइनस a प्लस ए आई, और एक है माइनस a माइनस ए। बोलोगे तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 4। सर हाँ बेटा पूछो। सर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है az स्क्वायर प्लस bz प्लस c, हाँ तो वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसा जरूरी है क्या कि a b और c भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे? ना, रियल भी हो सकते हैं। जी सर। बट अगर ऐसा है कि एबीसी, देखो दोनों में अंतर है। अगर आपने कहा कि एजेड स्क्वायर प्लस बीजेड प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है? अरे यस हाँ है सर। ना? और ए बी सी सारे कोफिशिएंट रियल है ना? तो जो जेड की वैल्यू आएंगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो आएंगी अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा। बट अगर ए बी सी सारे कोफिशिएंट नॉन रियल है, समझ रहे हो, जी तो सर। जो जेड की वैल्यू आएंगी वो आएंगी पी प्लस आई क्यू एंड अल्फा प्लस आई बीटा। तो कंजुगेट नहीं होंगे, बस ये फर्क है, बाकी कोई अंतर नहीं। रूट तो तुम नॉन रियल ले ही रहे हो ना। जी सर। अगर एबीसी रियल है तो रूट कंजुगेट होंगे, ये तो पढ़ा है ना आपने थ्योरी में। और अगर एबीसी रियल नहीं है तो रूट सिर्फ कंजुगेट नहीं होंगे, बाकी कोई अंतर नहीं। समझ में आया ना? यस। बस इतना सा अंतर हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड भी करना है आपको। सेकंड आपको करना है, थर्ड में कराऊंगा। नहीं, सेकंड में भी कॉन्सेप्ट है, सेकंड भी करना है। तो पहले थर्ड। थर्ड सिमिलर है जैसे सिखाया, सेकंड में टाइम लगेगा। चलो पहले थर्ड करो जरा। तो थर्ड में जेड को क्या रखोगे? अच्छा, क्वेश्चन है फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जेड की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। सेम लॉजिक, जेड को क्या रख दो? एक्स प्लस आई वाई। तो जेड बार कितना हो गया? एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू आई जेड स्क्वायर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ? अच्छा, x माइनस आई वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -2xy और प्लस आई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल होगा। अरे हाँ है ना? और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। ये बात कितने लोग समझ रहे हो?
यहां तक समझ में है? अच्छा, अगर ये इक्वल होगा तो x कॉमन करोगे, अंदर क्या बचेगा 1 + 2y = 0। इसका मतलब यहाँ से दो सिचुएशन पॉसिबल है, या तो x 0 हो जाए या y की वैल्यू कितनी हो जाए -। अब अगर आप x को 0 लेके चलते हो तो -y = -y² होगा, तो y की वैल्यू आएगी या तो 0 या -1। बट अगर आप y को -½ लेके चलते हो तो ½ = x² - 1/4, x² की वैल्यू 3/4 आएगी, तब x की वैल्यू आएगी ±√3/2। सारे आंसर आ गए। अब बताओ z क्या होगा? z होगा x + iy। एक बार आपने जब x को 0 लिया है तो y की दो वैल्यू आ रही है, तो जब आप x को 0 ले रहे हो तो या तो y 0 होगा, जब आप x को 0 ले रहे हो तो y -1 होगा। तो यहां से z की वैल्यू 0 आएगी और z की वैल्यू -i आएगी। दिखा सबको? अच्छा, जब आप y को -½ ले रहे हो तो x की दो वैल्यू आ रही है, या तो √3/2 और या -√3/2। ये बात दिख रही है कि नहीं? तो यहां से z का आंसर आएगा √3 - i/2 और यहां से z का आंसर आएगा -√3 - i/2। अच्छा, नॉन जीरो सोल्यूशन बताने तो ये सोल्यूशन में काउंट नहीं होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। और कैसे सॉल्व हुआ दिखा? हमने सिंपल z को क्या रख दिया x + iy और पूरी इक्वेशन x और y में कन्वर्ट करा लिया, इसका x और y निकाल दिया बस। हाँ पूछो, अब डाउट पूछो, डाउट किसी के पास बचा हो तो। कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर? हाँ पूछो पूछो। हाँ सर जब x = 0 आपने रखा है तो वहां पे y -1 होगा ना? y y × y -1। नहीं नहीं, यहाँ पे x को 0 रख दिया तो -y = -y² नहीं होगा? जब y कॉमन अच्छा, लेंगे सर नीचे 1 माइनस ओ गड़बड़ गड़बड़। यहाँ पे y -1 आएगा और ये 1 आएगा, ये कह रहे हो ना? चलो ठीक, यस और बताओ। बस और तो सही होगा सब, और तो सही लग रहा है। प्रोसेस समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये बताओ, बोलो। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप z को क्या यूज कर रहे हैं x + iy, और उसमें x और y में इक्वेशन बना ले रहे हैं, उसी को सॉल्व करके पॉसिबल x और y निकाल ले रहे हैं, वहां से आपको पॉसिबल z की वैल्यू मिल जाएगी। प्रोसेस समझ में आ रहा होगा सबको? तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर x और उस कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे, तो उसके लिए क्या करोगे भाई? सोचो ना, अगर आप यहाँ पे z को x + iy रख दोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, बट क्यूब करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर रियल लेना है, फिर इमेजिनरी लेना है, तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। इसमें हम क्या करेंगे, z इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल लेंगे। कैसे? फैक्टराइज करके, i(z³ + z², है ना? इसको अगर हम माइनस की जगह +i³ z लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, i² लिख, i² इज -1 ना, तो z के साथ -1 लिखा था, उसको हमने क्या लिख दिया, i² z प्लस का i0। अच्छा, इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? क्या बच रहा है अंदर? 1 + ij। अरे हाँ, है ना? इससे i कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बच रहा है? इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी z² + i और 1 + ij, ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसका मतलब z की वैल्यू आ गई ±√i, या z की वैल्यू आ गई -1/i। -1/i में अगर i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये i आ जाएगा। अरे हाँ, है ना? अच्छा, √i आपने निकालना सीखा ही है, याद है? √1 + i/√2, यानी कि z के आंसर क्या क्या आ गए? 1 + i/√2 -1 + i/√2, या कितने लोग ये सब समझ पाए? √i निकालना पता है ना? अरे बोलो भाई, √i निकलवाया है मैंने, क्योंकि भूल गया क्या? mod z + रियल पार्ट ऑफ z/2 का रूट प्लस i टाइम्स ऑफ √अंडर mod z - रियल पार्ट ऑफ z/2, बस वैसे ही किया। तो कई बार क्या होता है, इक्वेशन को आप फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ सोचो, z को अगर x + iy रखते, अननेसेसरी कैलकुलेशन था कि नहीं था? तो हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइजेशन करने में हमने यूज कर लिया इस -1 को हटा के क्या रख दिया, i²। दिख गया होगा सोल्यूशन? कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। प्लस x² को -i² z रख के फिर कॉमन करके होगा। प्लस
प्लस जेड स्क्वायर को माइनस आई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हाँ, उससे भी बेटर। मतलब अल्टीमेटली आपको फैक्टराइज करना है, चॉइस आपकी, आप कैसे फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि इसमें जेड को एक्स प्लस आई वाई रखने से अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। ये बात सबको समझ में आई होगी, आई कि नहीं? चलिए, नोट हो गया? हाँ, अंडर रूट का सोल्यूशन अंडर रूट माइनस आई होगा यहाँ पे, तो उसकी जगह 1 माइनस आई आ जाएगा यहाँ पे। बाकी रूट तो निकाल ही लोगे, वो इतना बड़ा काम नहीं कर लेंगे भाई। मॉड जेड निकालने के लिए या तो हम एक्स और वाई निकाल लें, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके मॉड जेड रिपोर्ट कर देंगे। बट इस इक्वेशन से एक्स और वाई निकालना टफ कॉल है। अरे हाँ, है ना? तो इसका मतलब इसमें हम एक्स और वाई नहीं निकालेंगे, क्या लगाएंगे? प्रॉपर्टीज। अब देखो प्रॉपर्टीज कैसे सॉल्व होती है। अगर कहीं लिखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर 1/3 इक्वल टू हाफ ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड बार जेड की पावर 1/3, ये लिखा है। इस 1/2 को यहां से हटा के यहां लिख दे, कोई समस्या? अच्छा, आपने पढ़ा है ना, n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n। या जेड की पावर n का आर्ग्यूमेंट n टाइम्स आर्ग्यूमेंट, तो 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब कितना हो गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर 2/3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इंटू जेड की पावर 1/3। अरे हाँ, ये ना, ये आर्ग्यूमेंट कितना आ गया? 0। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ b कितना होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ a बाई b। यहां तक भी पहुंच गए होगे। अच्छा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्ग्यूमेंट 0 है तो इसका मतलब नहीं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली, इसका मतलब z की पावर 2/3 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड बार जेड की पावर 1/3 इज प्योरली, समझ में आया? अच्छा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो z किसके बराबर होता है? जेड बार। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो z किसके बराबर होता है भाई? मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है। इसका मतलब z की पावर 2/3 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इंटू जेड की पावर 1/3 इक्वल टू जेड बार की पावर 2/3 जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड बार की पावर 1/3। ये कैसे हुआ, समझ में आया? इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया है, तो जेड की पावर 2/3 का कॉन्जुगेट जेड बार की पावर 2/3 होगा। अच्छा, प्लस में कॉन्जुगेट हट डिवाइड हो जाता है, तो यानी जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट मतलब जेड बार कॉन्जुगेट का स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है तो भी कॉन्जुगेट दोनों में अलग अलग आएगा। जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड, और जेड की पावर 1/3 का कॉन्जुगेट जेड बार की पावर 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ, कैसे? Z1 का जेड का कॉन्जुगेट जेड बार होता है, माइनस जेड कैसे होता है? कहाँ माइनस होगा, ये समझाओ ना यहाँ पे। क्यों? तुम्हारे हिसाब से क्यों होना चाहिए? Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट कितना होता है? Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट या Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट? तो फिर माइनस तुम कैसे लगा दे रहे हो, ये समझाओ। तुम कैसे माइनस, क्या सोच के लगाए? आई माइनस आई होता है ना, आई माइनस आई होता है जनाब। हाँ या ना? हाँ, हम समझ गए थे, तुम आई में चलेगा। अब हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, जेड की पावर 2/3 जेड बार का स्क्वायर प्लस जेड की पावर 5/3, कैलकुलेशन देखते जाना, जेड बार की पावर 1/3 इक्वल टू जेड बार की पावर 2/3 जेड स्क्वायर प्लस जेड बार की पावर 5/3 जेड की पावर 1/3। अब इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, तो आएगा जेड की पावर 2/3 जेड बार का स्क्वायर माइनस जेड बार की पावर 2/3 जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड की पावर जेड बार की पावर 5/3 जेड की पावर 1/3 माइनस जेड की पावर 5/3 जेड बार की पावर 1/3। अब यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से कॉमन है जेड की पावर 2/3 एंड जेड बार की पावर 2/3। अंदर क्या बचेगा?
जेड बार की पावर 6/4/3 माइनस जेड की पावर 4/3। तो यहां से क्या कॉमन है? जेड की पावर 1/3 एंड जेड बार की पावर 1/3। अंदर क्या बचेगा? जेड बार की पावर 4/3 माइनस जेड की पावर 4/3। चेक कर लो, देखा? ले लो। अच्छा, यहां से इन दोनों को कैंसिल करोगे तो बचेगा जेड की पावर 1/3 एंड जेड बार की पावर 1/3। तो पूरे से कॉमन आएगा मॉड जेड स्क्वायर की पावर 2/3 इंटू जेड बार की पावर 4/3 इंटू जेड की पावर 4/3 इज इक्वल टू 0। अब दो केस पॉसिबल है, या तो आप मॉड जेड की पावर 2/3 को 0 ले लो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जेड जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेके ही चलेंगे, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि अगर मॉड जेड ही 0 हो गया तो बात ही खत्म हो गई ना, तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। अब यहां से आएगा जेड बार की पावर 4/3 इक्वल टू जेड की पावर 4/3। दिखा? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? सर 2/3 को अरे ना 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 ना, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। ना, ना, ना। यहां से आएगा मॉड जेड की पावर 2/3 माइनस, देखो नहीं जरूरत, इसको इधर ले आओ, इसको कॉमन कर लो, यहां से आएगा मॉड जेड की पावर 2/3 -1। ये गड़बड़ लिख ही दिया था। अब ठीक है? अरे हाँ या ना? अब अगर इसको 0 करोगे तो मॉड जेड की पावर 2/3 1 आएगा, तो मॉड जेड की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा, अगर इसको 0 करोगे तो मॉड जेड की पावर 4/3 इक्वल टू जेड की पावर 4/3 होगा। अरे हाँ ना? उससे मॉड जेड और मॉड जेड बार सेम आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? उससे कोई अंतर नहीं है, तो आंसर में मॉड जेड कितना आएगा? हो गया है कि नहीं? दूसरे टाइप की सिचुएशन ये होती है कि आप क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे और अंत में मॉड जेड निकालेंगे, मतलब उसके लिए आपको जेड लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे टाइप समझ में आया? अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी इसलिए सोची क्योंकि आर्ग्यूमेंट में क्वेश्चन में जनरली आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डायरेक्ट जेड निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ कॉल होता है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 आता है तो कॉम्प्लेक्स 0 या पाई या 2 पाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो जेड किसके बराबर होता है? जेड बार। हो गया? सर टाइम कितना लगना चाहिए अप्रोक्स ऐसे क्वेश्चन? 3 मिनट। सब कुछ पता है तो 3 मिनट ही लगेगा। नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी भारी होगी। हाँ भारी भाई, वो तो लिखने वाली बात है, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे डायरेक्ट।
नोट हो गया? नो जैसे आप जानते हैं कि अगर मॉड जेड इक्वल टू आर होता है तो लोकस ऑफ जेड क्या होता है? लोकस ऑफ जेड इज अ सर्कल इसका सेंटर विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस। ये बात आप जानते हैं कि नहीं? यहीं पे अगर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट आर हो जाता है तो लोकस ऑफ जेड अभी भी क्या होता है? सर्कल। मतलब सारे पॉइंट एक सर्कल की सरकमफ्रेंस में है, बट अब फर्क क्या है? इसका सेंटर इस बार कितना हो जाता है? जेड नॉट, और रेडियस कितनी हो जाती है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? जेड के टर्म में दोनों चीजें आप जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पहली इक्वेशन ध्यान से देखो तो अगर आप जेड को x प्लस आई वाई लोगे तो लोकस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर z को x प्लस आई वाई ले लो और z नॉट जो सेंटर है उसको x नॉट प्लस आई वाई नॉट ले लो तो ये आएगा x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और वो आना भी चाहिए। इसमें सर्किल का सेंटर क्या आता है? 0 0, और रेडियस कितनी आती है? r। इसमें सर्किल का सेंटर कितना आता है? मतलब x नॉट कॉमा वाई नॉट, और रेडियस कितनी आती है? तो अगर इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट z लोगे तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, अगर इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट एक्स वाई लोगे तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। दिख रहा है कि नहीं? ये तो जेड वाला लोकस एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। बोलो भाई। तो ये एक्स वाई में इक्वेशन है बेसिकली, सेंटर इज एक्स नॉट वाई नॉट एंड रेडियस इज आर, या जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। बोलो। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो, आपने मुझसे ये कहा है कि z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर में z का लोकस एक सर्कल होता है जिसका सेंटर जेड नॉट और रेडियस, इसका मतलब मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। मॉड जेड स्क्वायर का मतलब होता है z माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार। हाँ है ना? मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा जेड जेड बार माइनस जेड जेड नॉट बार माइनस जेड बार जेड नॉट प्लस जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर इज 0। जेड इंटू जेड बार होता है मॉड जेड स्क्वायर माइनस जेड जेड नॉट बार माइनस जेड बार जेड नॉट प्लस मॉड जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज 0। ये दिखा? इसका मतलब अगर मैं बोलूं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या बोलोगे? मॉड जेड स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर सी कैसा है? रियल नंबर, और ए कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ है ना? ए प्लस आई बी वाले में देखो ना ध्यान से, जेड बार का जो कोफिशिएंट है वो ए है और जेड बार का कोफिशिएंट आपके पास क्या है? जेड नॉट है। जेड नॉट तो सेंटर होगा ना, वो रियल भी हो सकता है बट वो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। है ना? जेड का कोफिशिएंट ए बार है, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, सी क्या है? कांस्टेंट है। मॉड जेड स्क्वायर भी रियल होता है, आर भी रियल होता है ना? रुक जाना जरा 2 मिनट। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां से सर्किल का सेंटर कितना आएगा? विद सेंटर माइनस ए एंड रेडियस रूट अंडर मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस सी। कैसे? अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है ना, तो यहां पर जो जेड का कोफिशिएंट होगा वो यहां भी होगा, है ना? यहाँ और यहाँ जो जेड नॉट का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ भी होगा, सॉरी जो जेड का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ भी होगा, और जो जेड बार का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ भी होगा, है ना? यहाँ जेड बार का कोफिशिएंट कितना है?
तो इसका मतलब कह सकते हैं ना माइनस जेड नॉट है भाई, और यहाँ पे कितना है ए, तो इसका मतलब जेड नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस ए, और जिस सर्किल की बात आप कर रहे थे उस सर्किल का सेंटर कितना था, और जेड नॉट कितना आ रहा है, यानी अगर इस सर्किल की बात करेंगे तो इसका सेंटर कितना आ जाएगा माइनस। अच्छा आगे बढ़ो, कांस्टेंट टर्म भी सेम होंगे कि नहीं होंगे, इसका मतलब मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, होगा। अच्छा जेड नॉट आपने कितना प्रूफ किया है, तो मॉड ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सी होगा। अच्छा ए का स्क्वायर या माइनस ए का स्क्वायर के मॉडुलस के स्क्वायर में कोई डिफरेंस, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस सी, तो आर कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। दिखा, यानी सर्किल की जनरल इक्वेशन कितनी होती है, ये दिखा, और उसका रेडियस और सेंटर ये होता है। समझ में आया, जैसे एक सेकंड रुक जाना, इसके बाद नोट करना। जैसे अगर हम इसी को एग्जाम्पल वाइज देखें, आपसे एक सर्कल दिया है मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2i जेड माइनस 2i जेड बार प्लस 3 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 3 इक्वल टू 0। सेंटर कितना है, जेड के कोफिशिएंट का माइनस, सॉरी जेड बार के कोफिशिएंट का माइनस, जेड बार का कोफिशिएंट ए होता है ना सर, है ना, अरे ध्यान से देखो ना, जेड बार के कोफिशिएंट का माइनस, समझ रहे हो कि नहीं, तो जेड बार के कोफिशिएंट का माइनस बताओ, सेंटर कितना आ रहा है, सेंटर इज माइनस ऑफ माइनस 2i मतलब 2i, और रेडियस कितनी आ रही है इसकी, मॉड ऑफ 2i के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस सी, समझ रहे हो, तो 2i के होल का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 प्लस 3 मतलब, तो अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, z माइनस 2i का मॉडुलस इक्वल टू रूट, लिख सकते हो कि नहीं, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। नहीं समझे, अरे हाँ है ना, अब नोट करो। हाँ सर्किल की जनरल इक्वेशन आप समझ गए कि नहीं क्या होती है, बोलो भाई, उसी के हिसाब से आपने इसको पूरा कन्वर्ट कर लिया। कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। तो आप सर्किल की जनरल इक्वेशन अगर आपको दी होगी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात इस जनरल इक्वेशन में, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता सपोज, तो पहले 2 से पूरी इक्वेशन को क्या करते और फिर आप सेंटर और रेडियस लिखते, समझ रहे हो कि नहीं। सेंटर होता है किसका कोफिशिएंट, जेड बार के कोफिशिएंट का माइनस, समझ रहे हो, और रेडियस होती है जो सेंटर आता है उसके मॉडुलस का स्क्वायर माइनस सी उसका रूट। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, नहीं समझ रहे हो नोट करिए जल्दी से। ये ऊपर ये लिखना था क्या, अरे पहले ये तो लिख लें बाकी लोग, रूट अंडर मॉड ऑफ -3/2 प्लस 2i का मॉडुलस, और साथ में माइनस ऑफ माइनस हाफ, ये बात समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा इसका मॉडुलस कितना आएगा 3/4, स्क्वायर करेंगे ना, 3/4 प्लस 4 और प्लस का हाफ, सही लिख रहा हूं मैं, तो ये पूरा एलसीएम एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 4, 3 प्लस 16 प्लस 2 रूट 21/2। अरे बोलो, ये रेडियस ये समझ नहीं आएगा क्या हुआ, ओह गड़बड़ हो गया, हाँ यार 9/2 √27 आ रहा है क्या, 3√3/2, देखो ये आ रहा है क्या रेडियस। तो अगर आपको इसको जेड वाले फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिखते, जेड -3/2 प्लस 2i का मॉड इक्वल टू 3√3/2, अगर सेंटर और रेडियस वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता ऐसे रिप्रेजेंट, समझ में आ गया होगा। अरे बोलोगे, देख लो कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो बताओ। डन हुआ, बोलो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, गुड।
अब दो चीजें और हैं, 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है, भेज देंगे, जो अगर रह गया सोल्यूशन तो डायरेक्ट भेज देंगे। पहली चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर इज अ सर्कल, ये बात सब लोग समझ रहे हो, इस कैसा सर्कल है जिसका सेंटर रेडियस और एक पॉइंट है Z1, ठीक। तो एक सर्कल के रेफरेंस में पॉइंट कहां कहां हो सकता है? ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल या इनसाइड। ये बात कितने लोग समझ रहे हो? और कोई लोकेशन आपके दिमाग में? जिस सर्किल की हम बात कर रहे हैं उस सर्किल का सेंटर, जिस सर्किल की हम बात कर रहे हैं उसका सेंटर, जिस सर्किल की बात कर रहे हैं उसका सेंटर। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो Z1 और Z0 के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी? यानी सर्किल की इक्वेशन में जैसे ही आप Z1 रखोगे वो सेम इक्वल आ जाएगा, या हम इसको ऐसे कहें कि इसका मॉडुलस -R0 आ जाएगा। ये पॉइंट सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, कहने का मतलब। अच्छा, अगर यही डिस्टेंस Z1 माइनस Z0 R से ग्रेटर हो गया तो Z1 माइनस Z0 का मॉड R से लेस हो गया, नहीं ग्रेटर हो गया। इस केस में ग्रेटर हुआ कि नहीं? अगर पॉइंट बाहर है तो Z1 और Z0 के बीच की डिस्टेंस उसकी रेडियस से बड़ी है कि नहीं है? उसका मतलब -R पॉजिटिव हो गया तो पॉइंट कहाँ हो गया? आउटसाइड। और अगर यही डिस्टेंस रेडियस से छोटा हो गया, मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0 रेडियस से लेस हो गया, या मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0 माइनस R निगेटिव हो गया, तो पॉइंट कहाँ हो गया? तो यानी या तो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा या पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा, बोलो, और या पॉइंट। तो ये बात आप पॉइंट देख के बता सकते हो कि कहाँ होगा। पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर है तो ऑन, रेडियस से ज्यादा है तो, रेडियस से कम है तो ओके हो। या दूसरी बात, इस सर्किल की इक्वेशन में अगर हम पॉइंट रख दें और रिजल्ट 0 आ जाए तो, पॉजिटिव आए तो, नेगेटिव आए तो, दोनों बातें हैं। तो ये पॉइंट देख के आप ये बात समझ सकते हो कि आप कहाँ पे हो, बोलो। मतलब सर्कल और पॉइंट देख के आप तीनों पोजीशन जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं? इसमें कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। आया ना? चलिए एक साइड हो जाइए, नोट्स हम भेज देंगे तब लिखिएगा। एक क्वेश्चन है जे एडवांस का, मैं वो कराना चाह रहा था। होगा ना तो ठीक है। चलिए नहीं, उसमें हो गया, वो जब लेके आएंगे तब कराएंगे। ये यहाँ तक ओके हो? अच्छा आप सोचो, जैसे आपने ये कहा अगली क्लास में फिर पढ़ाने में